जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे बेटा। जैसा कि आपको पता है, सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख के बेटा आपको ये क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई मित्रों की बड़ी जिज्ञासा थी कि किस चीज की क्लास है, तो वो भी क्लियर कर दूं बेटा। एक्चुअल में ये ऑफलाइन क्लास है सिविल सर्विसेज की, जिसमें हम लोग कई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैं ज्योग्राफी पे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी क्लास को लाइव कर रहा हूँ आपके लिए। तो हमारे सामने ढेर सारे मित्र भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात हो रही है, आपसे भी बात हो रही है। तो फेसबुक के इस पेज पे हम लाइव कर रहे हैं बेटा, और बाद में इसी लाइव के वीडियो को हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। और यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं बेटा, वो सब क्रम से हैं, एक क्रम से है। यानी जो लाइव क्लासेस अब तक जितनी हुई हैं, वो सारी क्लासेस बेटा वहां पे उपलब्ध हैं। तो जिन मित्रों का छूटा है या देर से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो YouTube पे जाके बेटा शुरू से पहले दिन से आज तक का आप देख सकते हैं। हाँ, एक सूचना बेटा ये दूं कि पूरी ज्योग्राफी जो सिविल के लिए है वो मैं पढ़ाऊंगा। वक्त थोड़ा लगेगा बेटा, समय लगता ही है, और पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप शॉर्टकट ना ही ढूंढें तो बेहतर है। ये मैराथन दौड़ है बेटा, तो पूरे दमखम से दौड़ना है, हम लोगों को काम करना है। क्लियर है बेटा? कई मित्रों की बड़ी जिज्ञासा थी कि सर नाम क्या है आपका। तो ठीक है, नाम वाम को लेके बहुत परेशान नहीं होना चाहिए बेटा, लेकिन मैं अपना परिचय दे दूं। पहले दिन मैंने दिया था। मैं मनोज कुमार सिंह तोमर, और सिविल सर्विसेज के लिए बेटा हम क्लासेस आपको दे रहे हैं। पिछले 20 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूं बेटा, तो बड़ा व्यापक अनुभव है। बहुत ढेर सारी जगहों पे मैंने, दिल्ली में, इलाहाबाद में, यहाँ वहाँ कई जगहों पे मैंने बातचीत किया है। तो आपको समझने का व्यापक अनुभव है बेटा, और आपकी क्या जिज्ञासा है, आपको क्या चाहिए, वो भी आपको बताता हूँ। एक बात और बेटा, अ, मन बड़ा व्यथित होता है आजकल सब कुछ देख के। तो वो सूचना बेटा दे रहा है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में यूट्यूब पे बेटा ढेर सारे जो वीडियो वगैरह हैं, कुछ अधकचरे हैं, कुछ जानकारी नहीं है, या गलत जानकारी है जो आपको दी जाती है। और ढेर सारे जो बच्चे हैं, बहुत ढेर सारे हमारे मित्र हैं जो बहुत मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी अध्ययन में उनकी गंभीरता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए वो सही गलत को समझ नहीं पाते बेटा, और फायदे की जगह पे नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है बेटा कि थोड़ा स्टडी आप खुद भी करें, और हम लोगों को भी सुने, और तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद आते हो सुने। तो मेरा प्रयास ये है बेटा कि मैं आपसे बात करूं, और ढेर सारे मित्रों को जो संस्थान से जुड़े रहे हैं, जो संस्थान से नहीं भी जुड़े रहे हैं, बहुत ढेर सारे मित्र नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में है, कोई मणिपुर में है, कोई बिहार में है, कोई कहीं है। तो मेरा प्रयास ये है बेटा कि मैं अपने सारे मित्रों से इंटरेक्शन में रहूं। और चूंकि ऑफलाइन क्लास है बेटा, और इस क्लास को मैं ऑनलाइन आपको करता हूँ, इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कुछ तकनीकी समस्याएं हो जाती है। वो समस्या ये हो जाती है, कभी नेटवर्क वगैरह का इश्यू आता है। एक वीडियो में आपने देखा होगा, बीच में ही नेटवर्क की कुछ समस्या हुई। ये कोई यूट्यूब पे बेटा वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ये सीधे लाइव क्लास है जो आपको दी जा रही है, और इसी पेज पर बेटा हमेशा ये क्लास होती है। तो सारे वीडियो इस पेज पे भी होंगे, और YouTube पे जाके आप क्रम से सारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कहा कि लाइव होने के 1 घंटे बाद इसी वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ। और ढेर सारे मित्रों की जो ये परेशानी थी या उत्सुकता थी कि सर नाम क्या है आपका, तो नाम को लेके मैं बड़ा परेशान नहीं होता, और आपको भी नहीं होना चाहिए। काम पे ध्यान रखना है बेटा, है ना? काम ही हमारी पहचान है, आपकी भी और हमारी भी। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, कोई कोचिंग, कोई संस्थान, कोई टीचर आपको सफल नहीं कर सकता। हाँ, हम सफलता के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, और उड़ान तो आप ही को भरना होता है बेटा, टेक ऑफ आपको करना होता है। तो कोई गलतफहमी ना पाले बेटा कि कोई जादूगर है, कोई जादू कर देगा, कहीं कोई जादूगर नहीं है।
हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि सिर्फ यह है बेटा कि हम जो आप तक पहुंचाना चाहें या जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहें वो चीज हम आप तक सही ढंग से पहुंचा पाए, ये हम लोगों की उपलब्धि है। और बाकी तो अध्ययन आपको करना ही है बेटा, और स्काई इज द लिमिट, उड़ान आपको भरना है और सफलता के शिखर तक आपको जाना है बेटा। बिल्कुल करिए और घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरी ज्योग्राफी सिविल के लिए मैं पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन ये सब नहीं हो सकता जैसे आजकल यूट्यूब पे देखते हैं मैराथन क्लास और धमाका क्लास, ये सब बेकार की चीजें हैं बेटा। पढ़ना बच्चे के बड़े होने जैसा है। हम कभी भी या कोई भी डॉक्टर या कोई भी एक्सपर्ट किसी बच्चे को 5 दिन में यंग नहीं कर सकता। हाँ, उसका खाना पीना बेहतर हो सकता है, उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई डॉक्टर किसी बच्चे को 5 साल के बच्चे को एक हफ्ते में यंग थोड़ी कर सकता है। पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही है बेटा, खाना खाने जैसी है कि आपको बहुत अगर भूख है तो मन तो होता है बहुत ज्यादा खाना खा लेने, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते आप। तो बिल्कुल आराम से पढ़िए बेटा, धैर्य से पढ़िए, पढ़ते रहिए और प्रतिदिन एनालिसिस करते रहिए कि आप एक कदम आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, और एक दिन मंजिल तय होगी बेटा। ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और एश्योर्ड कर दो बेटा कि सिविल सर्विसेज, पीसीएस और आईएएस की सिलेबस, जीएस का जो पूरा सिलेबस है बेटा, पीटी का, उसको हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। मुझे वक्त दीजिएगा। हमारा टारगेट है कि 2022 जो प्रीलिम्स आप दें उसमें आप मजबूती से परीक्षा दें, और वहां तक का वक्त है बेटा, हम लोग बात कर लेंगे। जरूरी होगा तो मैं संडे को भी स्पेशल क्लास बुला के आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी बेटा जो चल रहा है उसको चलिए। हाँ, एक सूचना बेटा और देनी है। चूंकि ये संस्थान है, यहाँ के बैचेस के टाइम में कुछ परिवर्तन होता रहता है, लेक्चर्स के टाइम में परिवर्तन होता रहता है, वो जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो ये संभावना है कि अगले 1-2 दिन में आपकी लाइव क्लास का समय बदले, क्योंकि ये बैच का टाइम चेंज होगा। तो टाइम नहीं चेंज होगा, मेरे लेक्चर का टाइम चेंज होगा। कई लोग बात करते हैं बेटा, तो हो सकता है कोई लेक्चर पहले हो तो मेरा बाद में हो, तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बात करूंगा। एक आध घंटे आगे पीछे हो जाने की संभावना है, और इसकी सूचना हम आपको देंगे बेटा। तो कल तो नहीं, लेकिन परसों से लेक्चर्स रीशेड्यूल हो रहे हैं ऑफलाइन क्लास के, तो हो सकता है मुझे 12 बजे के आसपास मौका मिले आपसे बात करने का, तो 12 बजे बात करूंगा। लेकिन कल का समय यही रहेगा बेटा। और जो हमारे नए मित्र हैं, पहली पहली बार लाइव देख रहे हैं, तो ये बेटा लाइव क्लासेस चल रही हैं काफी पहले से, और ज्योग्राफी में ए से पढ़ाना शुरू किया था। तो आप भी अगर पढ़ना चाहें तो इसी पेज से ढूंढ के वीडियो पढ़ें, या फिर सीधे यूट्यूब पे चले जाएं। आर्या कैरियर पॉइंट आजमगढ़ के नाम से है, आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से है बेटा। तो उस पेज पे जाइए, और वहां पहले दिन से लेके आज तक का लगभग 15-16 वीडियो 1-1 घंटे के हैं लगभग, और क्रम से हम उस पर अपलोड करते चले जाएंगे बेटा, आपसे बातचीत करते चले जाएंगे। तो आप अध्ययन करिए। चैनल सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। चलो बेटा, हम बात करते हैं आज। आज हमारा टॉपिक है बेटा, बहुत ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा अवधारणात्मक है बेटा, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बेटा इंसोलेशन पे। हाँ, इंसोलेशन क्या है बेटा? एक नाम आया था अभी 2-3 दिन पहले जब ऑफलाइन में आपसे बात कर रहा था, तो मैंने बताया था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को शॉर्ट में हम इंसोलेशन कह देते हैं, हिंदी में से सूर्यताप कहते हैं। तो ये क्या है बेटा, इसका अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? तो थोड़ा सा बेसिक लेवल से इसको समझिए। और सब कुछ बेटा बहुत सहज है, 20 सालों में मैंने यही महसूस किया। दिल्ली के बच्चे, इलाहाबाद के बच्चे, कहीं के बच्चे, सब एक ही जैसे होते हैं। मानसिक दशा सबकी एक होती है, बस आप सही ढंग से चीजों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करिए, बच्चे समझ लेते हैं, वो समझना चाहते भी हैं। बहरहाल, आपने नोटिस किया होगा बेटा कि जो पूरी धरती है, ये हम लोग कहते हैं इक्वेटोर बेटा, शून्य अंश, अक्षांश। अक्षांश माने लैटिट्यूड, इक्वेटोर कहते हैं हम लोग, विषुवत रेखा कहते हैं। और दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं बेटा,
जिसने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ा है उसे भी समझ में आएगा, तो परेशान मत होइएगा। एक चीज बताओ बेटा कि पूरी धरती पर दिन तो एक साथ ही होता है, लेकिन पूरी धरती पर हर जगह एक बराबर गर्मी क्यों नहीं मिलती? सूरज वही है, किरणें वही हैं, आधी धरती पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन पूरी धरती का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं होता, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। बेसिक चीज तो मुझे लगता है आपको भी पता होगा कि जो हमारे पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ वर्ष भर तापमान बहुत कम रहता है। ये विषुवतीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल है, जिसको आप मैप में अगर देखें तो अफ्रीका से गुजर रही होती है, उधर दक्षिणी अमेरिका में भी आप देखते हैं वहां से भी गुजर रही होती है। तो इस इलाके में वर्ष भर गर्मी रहती है। आखिर इस सब का रीजन क्या है बेटा? इसके कारण क्या है? यानी सूर्य की किरणें आधी धरती पे पड़ तो रही हैं, लेकिन ये बेईमानी क्यों कर रहे हैं कि कहीं गर्मी ज्यादा दे रहे हैं, कहीं गर्मी कम दे रही है। और वो भी छोड़ दो बेटा, आप अपने यहाँ देख लो, वही सूरज वही दिन। अभी हम लोगों के यहाँ शीतकाल है, सूर्य की गर्मी बहुत कम हो गई है, धूप में हम लोग बैठे रहते हैं दिन भर, गर्मी लगती ही नहीं। और यही सूरज होता है, यही सूरज की किरणें होती हैं, और मई के महीने में आग उगल रही होती हैं। तो अब ये तो ऐसा है नहीं कि सूर्य से ऊष्मा जाड़े में कम आ रही है या गर्मी में ज्यादा आ रही है, ऐसा नहीं है बेटा। सूर्य से जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, वो हमेशा एक बराबर निकलती है। तो आखिर ये अंतर काहे हो जाता है कि जाड़े में जैसे लगता है कि सूर्य की किरणों में ऊष्मा ही नहीं बची है, और गर्मी में आप देखते हैं आग उगल रही होती है। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा बेटा। उन्हीं कारण को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, एक निवेदन बार बार मैं करता हूं बेटा, जो आपका सहयोग है, तो प्लीज बेटा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा बेटा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगता हो तो अपने ढेर सारे मित्रों को भी सुझाव दीजिए। यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं। इतना तो किया ही जा सकता है बेटा। बस एक हार्दिक इच्छा है मेरी कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचे, और वो मित्र जो किन्हीं कारणों से किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से नहीं जुड़े हैं या जुड़े भी हैं, तो थोड़ा हमें भी देखने की कोशिश करें, क्या उनके ज्ञान में हम कुछ बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो पाएगा, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बेटा। ठीक है, तो इतनी बेटा सहयोग की अपेक्षा है आपसे। बहरहाल, तो थोड़ा सा बेटा इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर धरती पे सूर्य के ताप का वितरण क्यों हो जाता है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, क्यों ये सब चीजें होती हैं। तो हम इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा ये देख लें कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, ऋतुएं बदलती हैं बेटा, हर जगह बदलती हैं। ऐसे इलाके जो टेम्परेट जोन में होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधों में होते हैं, वहां कम से कम शीतकाल और ग्रीष्मकाल तो साफ साफ दिखता है। हाँ, कहीं शीतकाल होता है तो कहीं ग्रीष्मकाल होता है, ये सब आपने पढ़ा है। तो पृथ्वी का एक एवरेज टेम्परेचर तो होगा। क्लियर है बेटा? तथ्यात्मक चीज है बेटा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और चूंकि ये औसत तापमान ही इतना बढ़िया है जिससे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हो पाई। अगर पृथ्वी सूर्य के थोड़ी करीब होती तो भी शायद जीवन न होता, अगर पृथ्वी सूर्य से थोड़ी दूर होती तो भी जीवन न होता। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो इतनी बेहतरीन हो गई कि यहाँ तापमान भी हमको ठीक ठाक मिल पा रहा है, पानी पानी की शक्ल में है, वो बर्फ भी है और वो लिक्विड फॉर्मेट में भी है। हाँ, अगर पृथ्वी सूर्य के थोड़ा करीब होती तो सारा पानी वेपराइज होकर उड़ चुका होता, बहुत दूर अगर होती तो सारा पानी आइस फॉर्मेट में होता, तो भी जिंदगी मुश्किल हो जाती। तो आप पढ़ते हैं ना बेटा, एक दिन मैंने चर्चा किया था गोल्डी लॉक जोन, एक एरिया ज्योग्राफी में आजकल बड़ा लॉन्च हुआ है जिसको कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। यानी एक ऐसा जोन कि किसी तारे से किसी ग्रह की दूरी इतनी शानदार हो कि वहां जीवन की संभावनाएं हो, ऐसे सारे इलाकों को हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी जैसी जो दशा है वो गोल्डी लॉक जोन की दशा है। ऐसी दशा कहीं और भी हो सकती है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है बेटा, हमारी गैलेक्सी ही बहुत बड़ी है, हमारी गैलेक्सी में खुद ही अरबों तारे हैं,
न जाने कितने ग्रहों का सिस्टम यहाँ होगा, अभी हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हो सकता है जीवन बहुत जगह हो, जिसकी तलाश अभी जारी है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? लेकिन हम मनुष्यों की अपनी सीमाएं हैं। अभी तक तो बड़ी मशक्कत और बड़ी जद्दोजहद के बाद चंद्रमा तक पहुंच पाए फिजिकली। तो अभी बहुत कुछ ढूंढना है बेटा, बहुत कुछ पता लगाना है, लेकिन इतना तो तय है बेटा कि इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। यानी गोल्डी लॉक जोन जैसे जो ग्रह होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे बेटा, और अगर होंगे तो वहां जीवन जरूर होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहां जीवन है इस समय, वहां परमानेंट हमेशा रहेगा ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि जो यूनिवर्स की कंडीशन है ना बेटा, वो कंडीशन बड़े लंबे समय में कुछ बदलती ही है। तो अगर वो कंडीशन बदल गई, बच्चे बड़ा अचरज में रहते हैं कंडीशन क्या बदले, वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जो हमारा सूर्य है बेटा वो औसत तारा है, और एक दिन मैं जब सूर्य के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था इसी लाइव क्लास में, तो मैंने बताया था कि सूर्य अपने उम्र के हिसाब से अपने बालकाल में है। अभी धीरे धीरे उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, वो थोड़ा एक्सीड करेगा, वो थोड़ा बढ़ेगा। सूर्य का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। सूर्य का ताप ऐसा ही नहीं था करोड़ों साल पहले, वो बदल रहा है। तो बाय द वे, अगर सूर्य का टेम्परेचर कुछ बढ़ गया, यानी उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की स्पीड अगर थोड़ी बढ़ गई, तो धरती के जीवन की संभावनाएं थोड़ी कठिन हो जाएंगी बेटा, मुश्किल भी हो सकती है। तो ये अगर आप विचार करें, ये सब चलता रहता है बेटा, लेकिन चूंकि ये सब चीजें बड़े लंबे अंतराल पे होती हैं, इसलिए मनुष्यों के जीवन पर या मनुष्यों की, अरे भाई अभी हमको धरती पे आए कितना दिन हुआ बेटा, अभी आप 2021 में हो, 22 पे दस्तक देने वाले हो, तो 2000 साल इधर, 3000 साल पहले गए तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले गए। 5000 साल, 5000 और पहले चलो तो आप पाषाण काल में थे। तो 10,000 सालों में इतना हो गया। और नेचर में तो जो घटनाएं होती हैं वो करोड़ों वर्षों में होती है ना बेटा। तो मनुष्यों का जीवन इसके लिए तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। बहरहाल, तो थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं। एक टर्म आता है बेटा ज्योग्राफी में पढ़ते समय, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? सोलर कांस्टेंट। जरा से इसको ध्यान में रखिए बेटा। हिंदी में कहते हैं सौर स्थिरांक। ये क्या होता है बेटा? तथ्यात्मक यह भी है, फैक्ट है, इसको भी जान लें, फिर हम अवधारणाओं की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सौर स्थिरांक यह है कि सूर्य अपनी ऊष्मा को पूरे ब्रह्मांड में बेटा चारों तरफ भेज रहा है। सूर्य से ऊष्मा खाली पृथ्वी की ओर तो अकेले आ नहीं रही है, वो तो चारों ओर जा रही है। ये अलग बात है कि पृथ्वी बीच में है, इसलिए सूर्य की ऊष्मा धरती पर मिल रही है। लेकिन सूर्य से ऊष्मा जो मिल रही है, उसके मिलने का कोई एक यूनिट वगैरह कोई डेवलप किया है हम लोगों ने? इसका जवाब है हाँ, डेवलप किया है। तो इसको मेजर करने का एक यूनिट हम लोगों ने विकसित किया है बेटा। उस यूनिट को हम लोग कहते हैं सोलर कांस्टेंट। यानी पृथ्वी कितनी सूर्यताप को लेती है, तो इसकी एक इकाई है बेटा। किसकी? सोलर कांस्टेंट को मेजर करने की एक इकाई है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लैंगल। तो लैंगल क्या है बेटा? सौर स्थिरांक की इकाई है। इससे हम ये नापते हैं कि कहीं सूर्य की ऊष्मा किस स्पीड से मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग 8 ग्रह हैं, हम 8 के अलग अलग सोलर कांस्टेंट है, धरती का अलग है, तो इसको थोड़ा समझना है। एक लैंगल ये बराबर होता है बेटा, इसको थोड़ा दिमाग में रखिए। एक लैंगल जो होता है, जब हम बोले कि कोई ग्रह एक लैंगल सूर्यताप प्राप्त करता है, यानी उसका सोलर कांस्टेंट 1 लैंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा उसको समझिए। अगर एक कैलोरी ऊष्मा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त हो रही हो,
तो उसको एक एंगल कहते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? यानी कोई ग्रह है, उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, यदि प्रति मिनट 1 कैलोरी उष्मा प्राप्त कर रहा हो तो उसका सोलर कांस्टेंट 1 लैंगल कहलाएगा। पृथ्वी का जो सोलर कांस्टेंट है बेटा, अर्थ का जो सोलर कांस्टेंट है वो 1.9 लैंगल है। बोले बेटा? इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग लगभग 2 लैंगल मान लेते हैं। इसका यह मतलब है कि धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एरिया, प्रति मिनट 2 कैलोरी उष्मा प्राप्त कर रहा होता है। तो इसलिए इसका सौर कांस्टेंट क्या कहलाएगा होता है? 2 लैंगल। अगर वही 1 वर्ग सेंटीमीटर का इलाका प्रति मिनट 5 कैलोरी उष्मा प्राप्त कर रहा होता तो उसको 5 लैंगल कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। लैंगल का अभिप्राय एक यूनिट है बेटा। इस यूनिट का मापक यह है कि 1 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट अगर उष्मा की प्राप्ति हो रही होगी तो उसको 1 लैंगल कहेंगे। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर ही अगर 2 कैलोरी प्रति मिनट की दर से उष्मा की प्राप्ति हो रही होगी तो 2 लैंगल। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर ही 5 कैलोरी प्रति मिनट की दर से अगर उष्मा की प्राप्ति होगी तो उसको 5 लैंगल कहेंगे। धरती का सोलर कांस्टेंट कितना है बेटा? 2 लैंगल है। यह ध्यान रखिएगा। यानी औसत रूप से धरती का कोई स्थान 2 कैलोरी उष्मा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करता है। फैक्ट है बेटा, इसको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अवधारणात्मक चीजों की ओर बढ़ते हैं बेटा, इसको थोड़ा समझते हैं। एक्चुअल में पृथ्वी पे जो सूर्यताप का वितरण अलग अलग हो जाता है, यानी कहीं पे कम गर्मी मिलती है, कहीं पे ज्यादा गर्मी मिलती है। अरे भैया देख रहे हो ना लाइव क्लास को, तो इसको शेयर भी कर लो बेटा ज्यादा से ज्यादा, है ना? बार बार ये कहना ठीक नहीं लगता बेटा। इसको शेयर भी करते रहिए, आनंद भी लीजिए पढ़ाई का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कर देंगे। इसी पेज पे एक शेयर का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करिए, आपके ढेर सारे मित्रों तक भी बात पहुंच जाएगी। जो इच्छुक होंगे देखेंगे, जो नहीं होंगे नहीं देखेंगे। बहरहाल अब थोड़ा ये देखते हैं बेटा कि पृथ्वी पे जो तापमान का वितरण होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित कर लेते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे बेटा आपसे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं बेटा, लेकिन इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उन पे हम लोग बात करते हैं बारी बारी से। पहला जो कारक है जो सूर्य ताप को प्रभावित करता है, ज्यादा प्रभावित करता है, कि मेरी बात समझ पा रहे हो ना बेटा? जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, तो अगर सूर्य इधर है तो ये आधी पृथ्वी पर तो सूर्य की किरणें पड़ ही रही हैं, बोले बेटा? लेकिन एक बात मुझे बताइए कि हर जगह एक बराबर गर्म होना चाहिए ना बेटा? ये सूर्य की हर किरण बराबर गर्मी लेके आ रही है ना? लेकिन आखिर क्या कारण है कि कुछ इलाकों में ठंड हमेशा बनी रहती है, कुछ इलाकों में गर्मी हमेशा बनी रहती है, और कुछ इलाके बीच में पेंडुलम जैसा झूल रहे होते हैं, जैसे हम लोग हैं। कभी हम लोग अफ्रीका को पीछे छोड़ने लगते हैं, कभी हम लोग यूरोप को पीछे छोड़ने लगते हैं टेम्परेचर के मामले में। अभी हम शीतकाल की ओर बढ़ रहे हैं, देखो टेम्परेचर तेजी से घट रहा है। अभी ग्रीष्मकाल आएगा, अभी हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री तक पहुंचेगा। तो साल भर में जो टेम्परेचर वेरिएशन हम लोग झेलते हैं वो लगभग 40-45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर वेरिएशन तो हम लोग झेल ही लेते हैं। लेकिन पूरी धरती के हर इलाके में ऐसा नहीं होता बेटा। पोलर रीजन में टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन अंतर इतना नहीं होता पूरे साल भर में।
विषुवतीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल रीजन में अगर आप बात करें तो यहाँ टेम्परेचर वर्ष भर उच्च रहता है, लेकिन फिर भी साल भर इतना अंतर नहीं होता। और धरती के सबसे महान तो हम ही लोग हैं, है ना, कि साल भर में इतने टेम्परेचर वेरिएशन को झेलते हैं हम लोग। तो ये सब काहे होता है बेटा, ये सब क्यों होता है? वही सूरज, वही सूर्य की किरणें, वही गर्मी। कभी सूरज बेजान सा लगता है, कभी सूरज पूरी ताकत से, पूरी हनक से अपनी उष्मा दे रहा होता है। आखिर ये सब काहे होता है, आज समझने की कोशिश करते हैं, है ना बेटा। तो आप देख रहे हो ना बेटा, सूरज की किरण तो आधी धरती पे पड़ी रही है, दिन है इधर रात है, तो आखिर हर जगह एक बराबर गर्मी होनी चाहिए ना, नहीं होती। थोड़ा उसको समझते हैं। और अपने कमेंट में बेटा बिल्कुल उत्साह बढ़ाइए, आप क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। देखो आप सामने बैठे होते तो आप हमसे पूछते, हमारे मित्र जो सामने बैठे हुए हैं वो हमसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। आप हमारे सामने नहीं होते हो बेटा। और एक चीज की क्लास ये लाइव है बेटा, कोई वीडियो अलग से नहीं बनाई जा रही है। जो हम बच्चों को परोस रहे हैं, दे रहे हैं, वही आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब आप बातचीत नहीं कर पाते, लेकिन कमेंट करिए, कोई जिज्ञासा हो तो उसको पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। नोट्स वगैरह की हम तैयारी कर रहे हैं बेटा, ईमेल वगैरह अपना दीजिएगा, हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेजेंगे बहुत जल्द। बहरहाल तो थोड़ा इसको देखो बेटा। तो पहला जो फैक्टर है जो सूर्य ताप को प्रभावित करता है वो है आपतन कोण। अब आधे हमारे मित्र तो ये नहीं समझ पाते कि सर ये आपतन कोण क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंस एंगल। एक्चुअल में सूर्य की किरणें जो धरती पर पड़ती हैं उनका एक पर्टिकुलर कोण बनता है बेटा। तो आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, जब सीधा 90 डिग्री पे हो जाता है, और उसकी डिग्री कम भी हो सकती है। सीधा 90 डिग्री माने एकदम आपके सर के ऊपर सूरज आ जाए। तो थोड़ा इसको देखो बेटा, ये आपतन कोण जो होता है, यानी सूर्य की किरणें जो धरती को छू रही होती हैं, उसका जो एंगल बन रहा होता है, इंसिडेंस एंगल, वो इंसिडेंस एंगल बेटा वो प्रभावित करता है सूर्यताप को। आपतन कोण जितना अधिक होता चला जाएगा, टेम्परेचर की प्राप्ति उतनी ही कम होगी। और आपतन कोण सीधे वर्टिकल अगर हो जाए, आपतन कोण किसको कहते हैं वो जरा समझ लें। जैसे ये सरफेस है, इस पे एक हम परपेंडिकुलर डाल दिए, और किरण जो ये आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है, तो इसमें आपतन कोण कौन होता है? इसको लेके बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये नहीं है बेटा आपतन कोण, ये है दिस वन। तो जब हमने कहा आपतन कोण ज्यादा हो गया, इसका मतलब ऐसे हो गई, तो ये तब न ज्यादा हुआ बेटा। और आपतन कोण कम का मतलब ऐसे हो गई। तो आपतन कोण क्या हो? कम। तो आपतन कोण ज्यादा होने का मतलब इस वर्टिकल से एंगल कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, इसको समझना है बेटा। तो जब हम कहेंगे आपतन कोण ज्यादा हो गया, इसका मतलब जैसे ये सरफेस है धरती का और ये परपेंडिकुलर है, तो किरणें अब ऐसे हो गई, तिरछी हो गई। तो जितनी, अब ठेठ भाषा में आपतन कोण ज्यादा का मतलब तिरछी होना हम बोलेंगे। तो अगर इधर हो गई तो आपतन कोण क्या हो गया? बढ़ गया। और हम कहेंगे कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण कम है, इसका मतलब ये है, ये एंगल क्या हो गया? कम हो गया। तो सूर्य की किरणों का आपतन कोण कम और ज्यादा होना सूर्यताप को प्रभावित करता है। और कैसा रिश्ता है बेटा, ये अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। पहले तो आपतन कोण की झंझट को समझ लें। तो आपतन कोण से थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ होती है समझने में, तो हम इसको ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का लंबवत होना और तिरछी होना। लंबवत होना माने ऐसे होना, और तिरछी होना माने इधर आना। अब इस भाषा में आप समझ पाएंगे, तो ध्यान रखना। जहां सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं धरती पर, वहां सूर्य की किरणें ज्यादा प्रखर होती हैं, ज्यादा तीव्र होती हैं, और वहां गर्मी ज्यादा होती है। और जिस इलाके में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहां पे गर्मी कम होती है। तो अब ढेर सारे जो हमारे मित्र हैं उनको ये परेशानी होती है कि क्या सूर्य की किरणें अलग अलग कोण पे पड़ती हैं। देखो, धरती अगर फ्लैट होती बेटा, सीधी होती,
तो डेफिनेटली अगर दिन होता तो हर जगह सूर्य की किरणें वर्टिकल होती। उदाहरण से समझो, जैसे धरती की जो सरफेस है वो ऐसा है ना बेटा, स्फीयर की शक्ल में है ना। अब जरा देखें, सूर्य की किरणें जो धरती की ओर आ रही हैं, थोड़ा उनके एंगल पे नजर रखिए। इसी से आप समझ पाएंगे बेटा। अब आप खुद ही देखो, किस धरती की हर जगह सूर्य की किरणें वर्टिकल नहीं पड़ रही हैं, यानी सीधी नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि धरती की गोलाई है ना बेटा। इसके कारण सूर्य की किरणों का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो अलग। एक चीज बताओ, अगर ये सरफेस ऐसे होता धरती का, तब तो कहीं कोई डाउट ही नहीं था, हर जगह सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। लेकिन पृथ्वी का सरफेस स्ट्रेट नहीं ना है बेटा, इंक्लाइंड है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पे अगर आप देखें तो सूर्य की किरणें तो वर्टिकल हैं, लेकिन इस जगह पे थोड़ी इंक्लाइंड, इस जगह पे ये एंगल और इस जगह पे ये एंगल। समझ में आ रहा है बेटा? यानी सूर्य की किरणें तो वही होती हैं, गर्मी भी वही होती है, उष्मा भी वही होती है, लेकिन धरती के हर इलाके पे अलग अलग कोण बना के पड़ती है। तो एक बात मैंने बताया कि जहां पे सूर्य की किरणें वर्टिकल होंगी, लंबवत होंगी, वहां पे धरती ज्यादा गर्म होगी। जहां सूर्य की किरणें तिरछी होंगी, इंक्लाइंड होंगी, वहां सूर्य की गर्मी कम प्राप्त होगी। क्लियर है बेटा? तो अब ये बच्चों के दिमाग में होता है बेटा कि कहां लंबवत होती है और कहां तिरछी होती है। आप ही देख के समझो ना, कहां लंबवत होती हैं, कहां तिरछी होती हैं। यही ना विषुवत रेखा है बेटा, इक्वेटोर है। बोले तो जाहिर सी बात है, विषुवत रेखा के आसपास से सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। ये क्लियर हो गया? अब हम आपको ये समझाएंगे कि इससे उष्मा का फर्क कैसे पड़ जाता है, उसको भी समझाते हैं। एक बात देखो कि इस लाइन को अगर आप सीधी लाइन मानो, तो यहां आप देखो, यहां से यहां की दूरी थोड़ी बढ़ गई, यहां से यहां से दूरी थोड़ी और बढ़ गई, यहां से यहां की दूरी थोड़ी और बढ़ गई। जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो उसको वायुमंडल में कुछ और चलना पड़ता है। देख लो, यहां तो यहीं पहुंच गई, लेकिन यहां जाने के लिए इसको थोड़ा और चलना पड़ा। तो जब सूर्य की किरणें तिरछी होंगी तो उसको वायुमंडल में, नहीं, दूरी तो सूर्य की बराबर है बेटा, लेकिन सूर्य की किरणों को वायुमंडल में थोड़ा और दूरी तय करनी पड़ेगी। और वायुमंडल में जितनी दूरी तय करती जाएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन होता जाएगा, स्कैटरिंग होती जाएगी, और उष्मा की मात्रा कुछ तो कम हो ही जाएगी। एक तो ये कारण। तो आपतन कोण से जो प्रभाव पड़ता है बेटा, वो दो तरह से। पहला, एक वायुमंडल में दूरी बढ़ घट जाती है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा प्रभाव पड़ता है, वो थोड़ा आपको समझना है बेटा, ठीक है? तो उसको भी एक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बात तो तय हो गई ना बेटा कि पृथ्वी का सरफेस अगर फ्लैट होता, सीधा होता, तो पृथ्वी के हर बिंदु पर एक बराबर गर्मी मिलती। क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस है वो कर्व्ड है, घुमा हुआ है, तो सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो हर जगह वर्टिकल नहीं होंगी बेटा, कहीं ना कहीं वो कोण बनाएंगे, और जहां कोण बनाएंगी वहां उसको वायुमंडल में थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा। और जब वो वायुमंडल में ज्यादा चलेगी तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। क्लियर है? और सूर्य की किरणों की प्राप्ति कम होगी। तो एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा थोड़ा समझते हैं डायग्राम से बेटा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, हम समझा लेंगे आपको। जब सूर्य की किरणें सीधी आ रही हो, मान लें लंबवत आ रही है, वर्टिकल आ रही है, तो गर्मी क्यों देती है ज्यादा? थोड़ा इसको समझना है। मान लीजिए कि सूर्य की ये चार किरण आ रही है बेटा धरती की ओर, ठीक है? ये सरफेस पे पड़ेंगी ना, वर्टिकल आ रही है तो सरफेस पे पड़ेंगी। तो मान लीजिए कि वो एरिया यह है जिसपे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। सपोज करें ये एरिया एक्स है, और जो किरणें आ रही हैं, मान लीजिए कि इनकी उष्मा 10 कैलोरी है, सपोज करें। तो अब ध्यान से देखना बेटा, यही हम लोग सब कुछ समझ लेंगे। ये 10 कैलोरी उष्मा एक्स एरिया पे पड़ रही है धरती के, तो जाहिर सी बात है कि एक्स एरिया कितनी उष्मा प्राप्त करेगी? 10 कैलोरी।
अब थोड़ा इनको तिरछा कर देते हैं। तो मैंने कहा तिरछी होने पे दो खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। एक तो वायुमंडल की दूरी भी इनकी थोड़ी बढ़ेगी, जिससे उष्मा की थोड़ी क्षति होगी, और दूसरा जो फर्क पड़ता है बेटा वो थोड़ा देख लो। अगर हमने इन किरणों को तिरछा कर दिया, थोड़ा सा इसको देखिए बेटा, सब कुछ कहानी आपकी साफ हो जाएगी। अब जरा देखें, जब ये तिरछी हो गई तो जिस एरिया पे पड़ रही वो एरिया तो यह हो गई ना बेटा, बोले। और आप अपनी आंख से देख के बताओ कि क्या ये दोनों एरिया बराबर है, ये और ये। और ये जो तिरछी आ रही हैं, इनके पास भी उष्मा तो 10 ही कैलोरी है ना बेटा। अरे 4 इधर लिया था, 4 उधर लिया था, अंतर खाली ये कर दिया कि सीधी आई और वो तिरछी आ गई। तो अब जाहिर सी बात, अगर ये तिरछी आए तो ज्यादा एरिया पे फैलेंगे, और मुझे लगता है ये एरिया इसका डबल हो सकता है, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब आप ही बताइए कि 10 कैलोरी उष्मा यहां एक्स एरिया पे फैली, और यहां 10 कैलोरी उष्मा 2x एरिया पे फैली, तो एवरेज उष्मा की प्राप्ति कहां कम होगी? अगर यहां देखें तो एक्स एरिया पे तो 5 ही कैलोरी दिखा एवरेज। क्लियर हुआ बेटा? यानी सूर्य की जब किरणें वर्टिकल होती हैं तो कम एरिया पे फैलती हैं, सूर्य की किरणें जब झुक जाती हैं तो उष्मा नहीं कम आती है, एरिया ज्यादा हो जाता है जिसको वो फैलती हैं, तो यूनिट एरिया में उष्मा की प्राप्ति कम हो जाती है। और देखो ना, अब यहां पे क्या होगा, 5 कैलोरी आपको दिखेगा एक्स एरिया पे, और यहां पे क्या दिखा था, 10 कैलोरी एक्स एरिया पे। यहां उष्मा की प्राप्ति कम हो गई। क्लियर है बेटा? तो दो कारण, पहला कारण वायुमंडल में दूरी बढ़ जाती है, बोले बेटा, और दूसरा कारण क्या बेटा, कि धरती के एरिया पर ज्यादा फैल जाती हैं, है ना। तो धरातल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, धरातल का क्षेत्रफल। ये दो फैक्टर है ना बेटा जो प्रभावित कर देते हैं कि सूर्य की किरणों की जो सूर्य ताप की जो प्राप्ति है वो धरती पे क्यों अलग अलग हो जाती है। अब काहे विषुवत रेखा पे अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के आसपास ही वर्टिकल रहती हैं, 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, यही उनकी सीमा है, यही उसकी लक्ष्मण रेखा है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की अगर लंबवत किरणों की लक्ष्मण रेखा ये खींच दिया गया, यानी सूर्य की जो लंबवत किरणें होंगी वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही अगर होंगी, और ये पता है ना बेटा, इसको 0 डिग्री कहते हैं, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर कहते हैं, इसे 23.5 अंश दक्षिण कहते हैं, इसे ही तो कर्क रेखा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये सूर्य की लंबवत किरणों की जब रेंज है तो जाहिर सी बात है कि इसी के बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती होंगी, तो धरती सबसे अधिक गर्मी तो इसी इलाके में प्राप्त करेगी ना, अभी आपने देखा। और इस इलाके में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, कभी कम तिरछी कभी ज्यादा तिरछी। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया कि ध्रुवों पर क्यों साल भर कम तापमान की प्राप्ति होती है। अरे बेटा, वहां भी दिन होता है, वहां भी सूर्य की किरणें आती हैं, लेकिन वहां उतनी गर्मी नहीं दे पाती। जैसे आपके यहाँ देखो कि शीतकाल चल रहा, अभी ठंड पड़ रही है, क्यों? सूर्य की किरणें हमारे यहाँ तिरछी हो गई, क्योंकि सूर्य अब इधर जा रहा है और हम लोग इधर हैं, अब तिरछी तिरछी हो गई। जाहिर सी बात है, वही सूरज वही किरणें वही धूप, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इसकी तीव्रता घट गई। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा बेटा, है ना। यानी धरातल पे सूर्य ताप के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। अगर ये लंबवत पड़ेंगी तो ज्यादा गर्मी देंगी, अगर ये तिरछी पड़ेंगी तो कम गर्मी देंगी। इसलिए नहीं कि उनकी गर्मी कम है, वो तो बराबर गर्मी लेके आ रही, उष्मा लेके आ रही, इसलिए ये खेल होगा धरातल पर, कभी कम दूरी पर फैलेंगी कभी ज्यादा दूरी पर फैलेंगी। क्लियर हुआ बेटा? अब दूसरा कारण,
पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी। आज दो कारण पे बात कर लेते हैं बेटा, अगले कारण पे चर्चा हम कल कर लेंगे, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा आराम से। दूसरा कारण है पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी। बच्चे इस पे भी घबराते हैं कि क्या सर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती बढ़ती है? तो शुरू के लेक्चर को देखिए बेटा, पहला दूसरा लेक्चर देखिए, मैंने विस्तार से बात किया। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य के सामने हमेशा एक बराबर दूरी पर नहीं होती। क्लियर है बेटा? तो पहला कारण तो ये मिल गया बेटा। दूसरा कारण, आज दो कारण पे बात करेंगे बेटा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी। नोट्स भी बनाते चलिएगा बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? तो जवाब है हाँ बेटा, बिल्कुल पड़ता है। और एक बात गांठ बांध दीजिएगा कि पृथ्वी हमेशा सूर्य के सामने एक बराबर दूरी पर नहीं होती। एक हमारे मित्र ने कहा सर आप ही तो बताए थे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी। हाँ बिल्कुल बताया था बेटा, लेकिन वो औसत दूरी थी। तो थोड़ा एक बार फिर से डायग्राम से समझ लें बेटा। जैसे ये सूर्य है ना बेटा, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसकी कक्षा होती है एलिप्टिकल। अब आप ही बताइए कि अगर पृथ्वी इस तरह के रास्ते पे चलेगी, ऐसे ये किसी का रास्ता अगर हो, तो एक बार तो सबसे करीब आएगा ना बेटा सूर्य से, और एक बार वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा। तो जब पृथ्वी इस स्थान पे होती है और जब पृथ्वी इस स्थान पे होती है, तो क्या सूर्य से उसकी दूरी एक ही बराबर है? नहीं है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाएगी तो ज्यादा गर्म होगी, जब पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर हो जाएगी तो कम गर्म होगी। एक बच्चे ने कहा कि कब सर सबसे करीब होती है? तो बता चुका हूं बेटा, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है 3 जनवरी को। और ध्यान रखना बेटा, 3 जनवरी को पृथ्वी 7% अधिक गर्मी प्राप्त करती है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा मिलता है पृथ्वी को 3 जनवरी को। क्लास में जो हमारे मित्र हैं नाराज हो जाते हैं कि सर कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप, 3 जनवरी को तो बड़ा ठंडा लगता है सर। अच्छा भैया, आपको अगर ठंडा लगता है, यानी आपको टेम्परेचर की कम प्राप्ति होती है, तो इसका मतलब है पूरी धरती पे तापमान कम आ रहा है, क्योंकि आप ही पूरी धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है बेटा। 3 जनवरी को आप अगर ठंड महसूस करते हैं तो 3 जनवरी को कोई हाई टेम्परेचर फील करता है सबसे अधिक। ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछ लीजिए, कोई फोन नंबर हो किसी मित्र से, भीषण गर्मी पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडक है बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में भीषण गर्मी चल रही है इसी वक्त। तो ऐसा थोड़े कि आपके यहाँ ठंडक मिली तो धरती कम तापमान ले रही है, आपके यहाँ गर्मी मिली तो ज्यादा तापमान ले रही है, ऐसा नहीं है बेटा। कंफर्म जानिए कि 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे अधिक तापमान प्राप्त करती है और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, और इस दिन पृथ्वी 7% और 4 डिग्री सेल्सियस अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति करती है औसत से। क्लियर है बेटा? और 4 जुलाई को बेटा पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। और ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को आपके यहां गर्मी होती हो, लेकिन 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे कम सूर्यताप की प्राप्ति करती है, ये औसत से 7% कम। क्लियर है बेटा? और एक बात, किस पोजीशन को क्या नाम दिया था बेटा? पेरिहेलियन। और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अपहेलियन। इस पोजीशन को उपसौर्य और इस पोजीशन को अपसौर्य कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपसौर्य की दशा में पृथ्वी सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करती है और अपहेलियन यानी अपसौर्य की दशा में पृथ्वी सबसे कम ताप प्राप्त करती है। क्लियर है बेटा? अन्य फैक्टर को नेग्लिजिबल करें तो। ठीक है बेटा, तो आज 2 टॉपिक पे हमने बात किया।
अभी और भी टॉपिक हैं, तो इस क्लास को जहां तक हमने फिनिश किया है, कल हम इसी को आगे आपसे लेके बात करेंगे। और बिल्कुल स्नेह बनाए रखिए बेटा, सब कुछ पढ़ाएंगे। जहां जहां हमारी क्षमता है, जहां जहां हम आपकी मदद कर सकते हैं, हर जगह मदद करेंगे। ढेर सारे जो हमारे मित्र हैं, जो हमें पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने कभी हमारी क्लास में पढ़ा हो, वो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सर संविधान कब पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कब पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल बेटा, बहुत जल्द आपसे बात करूंगा, वहां भी मेरी समझ है, मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है बेटा, फिर एक निवेदन के साथ खत्म कर रहे हैं कि कल इसी वक्त इसी पेज पर मैं फिर लाइव होऊंगा। जहां आज छोड़ रहे हैं उसी के आगे हम लेके आपको कल चलेंगे। हाँ, एक सूचना के साथ बेटा, कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिए बेटा। और अभी 1 घंटे के बाद इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बल्कि थोड़ा और पहले ही। और फिर अगर यहाँ से छूट रहा है या कुछ चीजें आपको मिस हो रही हैं, तो यूट्यूब पे जाके बेटा इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।